अस्सलाम वालेकुम बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पार्ट 6 और हम इसमें पढ़ने वाले हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रक्रिया जो भी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने खुद से रीडिंग की होगी। मैं आपको बता देती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो इस पैराग्राफ में जो है एक नई बात सामने आई है। अब तक हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ऐसे देखा था कि ये जो आंदोलन है ये है सिर्फ दोनों महाशक्तियों के गुट से अलग रहने का आंदोलन। और अब देखेंगे ये जो हीरो थे, जो मतलब कि एज ए हीरो ही थे, क्योंकि इन्होंने जो है एक अच्छी और सच्ची राह दिखाई थी। दुनिया को जो है तीसरे परमाणु युद्ध से बचाने की पूरी कोशिश की थी। हमेशा मीडिएटर का जो है रोल निभाया था। तो देखते हैं जो इसका कैरेक्टर था, इनका जो है जो शीत युद्ध की मूवी में जो ये कैरेक्टर थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश के, तो ये इनका जो है बेस, इनका बैकग्राउंड कैसा है। तो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है हमारी बुक में कि गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश बन नहीं थे, यानी कि केवल जो ये मीडिएटर बन नहीं थे, बल्कि दरअसल बात तो ये थी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने देश शामिल थे वो उनको जो है अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था, यानी कि वो देश जो कम तरक्की याफ्ता है, मतलब कि जिनकी तरक्की हुई नहीं है। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नवस्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता है जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। मतलब कि फ्रेंड्स, इसमें ये बताया है और इसमें सही बात बताई गई है कि सबको अल्प विकसित देश होने का दर्जा मिला था। और अल्प विकसित देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती मतलब कि ये, और दूसरी बात ये थी कि ये सब नव स्वतंत्र देश भी थे, यानी नए नए आज़ाद हुए थे। तो इनके लिए जो है सबसे जो बड़ी चुनौती थी इनके सामने वो यही थी कि अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना। बिकॉज जब तक कि वो खुद से अपने आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उनको धनी देशों पर जो है डिपेंड रहना पड़ेगा, तो वो पूरी रूप से जो है आज़ाद नहीं हो सकते। वो कहीं ना कहीं उपनिवेशक देश हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जो है उन पर जो है धनी देशों का जो है वर्चस्व कायम रहेगा, दबदबा बना रहेगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात इनके लिए थी कि अपने आप को आर्थिक रूप से विकसित करना। तो अब देखते हैं कि इसके लिए इन्होंने क्या तरीका अपनाया। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ, यानी कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो एक रिवायती तरीका है उससे हटकर एक नई जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंगटाड, ये शॉर्ट फॉर्म में नेम दे दिया गया, में टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को नोट कर लें पहले, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि 1900 क्या आपसे पूछा जा सकता है कि 1972 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार विकास से संबंधित सम्मेलन हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। तो आप इसको याद कर लें, उस रिपोर्ट का शीर्षक यानी कि टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि एक नई जो है व्यापार की पॉलिसी की तरफ बढ़ना विकास के लिए, यानी विकास के लिए व्यापार की एक नई पॉलिसी को अपनाना। इस जो है टाइटल से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव, मतलब जो एक तरीका अपनाया चला आ रहा था, उसमें जो है सुधार की पेशकश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से, यानी कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को क्या फ़ायदा होगा। तो हम पढ़ते हैं, नंबर के में है कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक हो। फर्स्ट में है, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि जब इंडिया पर अंग्रेज़ों का शासन था, इंग्लैंड का, तो उस टाइम क्या करते थे कि अंग्रेज़ यहाँ से मज़दूरों को, यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे और अपनी जो है इंडस्ट्री, अपने मुल्क का विकास करते थे। कहते हैं कि जब वो अंग्रेज़ यहाँ से गए थे तो उन्होंने भारत को पूरा खोखला कर दिया था। तो इस रिपोर्ट में इसी बात को जो है फोकस किया गया है कि
अल्प विकसित देशों को अपनी जो है प्राकृतिक संसाधन पर जो है पूरा नियंत्रण हासिल होगा, जिसको जो है पश्चिम देश अपनी तरक्की के लिए यूज़ करते हैं। अब नंबर के है कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे, इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो अल्प विकसित देश हैं जो सामान बनाएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि पश्चिमी देशों के लिए ज़रूरी है कि वो उसको जो है अपने मुल्क के बाजार तक लेकर आएँ, और ये अल्प विकसित देशों के लिए फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज़ वहाँ की जो करेंसी होगी वो विकसित देशों की, जाहिर सी बात है, अल्प विकसित देशों से ज़्यादा ही होगी। वहाँ के मतलब अगर विकसित देशों का $1 तो अल्प विकसित देशों के जो है 70 रुपये इसी तरह का होगा, तो इस तरह ये फ़ायदेमंद ही होगा। अब गे में लिखा हुआ है कि पश्चिम से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। मतलब कि पश्चिमी देशों से जो सामान मंगाया जाएगा, कुछ अब हर चीज़ हर जगह नहीं पाई जाती, कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर ही उगती हैं या पाई जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर पाई जाती हैं हमारी साइड पे। तो ऐसे में जो वहाँ से जो सामान मंगाया जाएगा तो उसका टैक्स कम लगेगा, वो कम जो है उसके पैसे लेंगे, उसकी लागत कम होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, और ये था कि यहाँ से जो माल जाएगा उसके जो है वो ज़्यादा कीमत देंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी कम ही देंगे। तो इस तरह जब इस तरह छोटी छोटी तरक्की होगी तो अल्प विकसित देशों की जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। चलिए, ये तो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक ट्विस्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हम जो है एक नई बात पढ़ेंगे। हमने अब तक जाना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन था दोनों खेमों के गुट से अलग रहने का आंदोलन। अब जो है उसका उद्देश्य भी यही था, उसकी एकता भी इसी बात से कायम थी कि हम बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इस तरह जो है इसमें एक नया ट्विस्ट, एक नया मोड़, एक नया उद्देश्य, एक नया हित कैसे सामने आया। तो इसमें लिखा हुआ है कि गुटनिरपेक्ष की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। हमने जैसा कि पढ़ा कि बेलग्रेड में यही मकसद था कि बस जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें एक ही बात को जो है फोकस किया गया था, एक ही पॉइंट पर, कि हमें जो है दोनों खेमों से, दोनों महाशक्तियों के गुट से अलग रहना है। तो अब जो है सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव का समूह बन गया। अब जाहिर सी बात है, जब सारे अल्प विकसित देश, अब उनको फिक्र हुई कि हमें अपनी आज़ादी बरकरार रखनी है, आज़ादी बरकरार रखने के लिए जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए तो सारी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सारी देश अल्प विकसित थे, सबको ये फिक्र होगी, सब एक जैसी बातें करेंगे, तो वो एक आर्थिक जो है दबाव का समूह बन गया। अब देखते हैं इसका नतीजे में गुटनिरपेक्ष की हालत क्या हुई। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास में मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। मतलब कि अब ये बात क्लियर हुई कि वो जो है उनको इतना प्रेशर और इतनी परेशानी कैसे हो रही थी, इतनी परेशानी जो है कैसे हो रही थी। तो उसका मुख्य कारण यही था कि जो विकसित देश थे वो नहीं चाहते थे कि अल्प विकसित देश जो है तरक्की करें, कहीं ये इनको आँख न दिखाने लगे, जैसे इनकी एकता और इनकी आपस की जो है एक जो है इनका मतलब मोहब्बत है आपस में, तो वो जो है इसका पूरा विरोध कर रहे थे, एक आवाज़ में विरोध कर रहे थे। ऐसे में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनी एकता बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो ऐसे में मंद हो ही जाता है, जब हम किसी चीज़ पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं तो हम मंद पड़ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं तक रहेगी आज की वीडियो, और कल हम जो है अपनी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। वो बात ये है कि ये हम 12th क्लास की जो है
राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, हमें एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम जो है 11th क्लास की भी, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th के कोर्स को पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट 12 पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जब मैंने कल क्वेश्चन पेपर देखा 2020 का, तो उसमें 20 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 तक सिर्फ 11th क्लास से क्वेश्चन पूछे गए थे। 21 से जो है 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हुआ। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर आपने नहीं पढ़ी जो है 11th क्लास की बुक, वो 12th क्लास से थोड़ी टफ़ है, बिकॉज़ उसमें संविधान के बारे में पूरा दिया गया है और बहुत सी जो है उसमें डेट्स, सन और जो है नंबर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दिया अगर आपने नहीं पढ़ा है। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और पढ़ेंगे अपने फ़ायदे के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।